हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th हिंदी का दूसरा चैप्टर उसने कहा था शुरू करेंगे। तो ये जो चैप्टर है उसने कहा था, इसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो चैप्टर कहानी को शुरू करने से पहले हम लोग लेखक का परिचय जानते हैं। तो लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को। इनका निधन कब हुआ था? 12 सितंबर 1922। इनका जन्म स्थान कहाँ पे है? तो जन्म स्थान राजस्थान के जयपुर में। ये मूल निवासी कहाँ के थे ये? गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में एक गांव है जिसका नाम क्या है? गुलेर। तो यहाँ के ये मूल निवासी थे। इनके पिता का नाम क्या है? पंडित शिवराम। इनके पिता का नाम पंडित शिवराम। इनका शिक्षा जो है, बचपन में संस्कृत की शिक्षा, बचपन में इनका जो शिक्षा है वो किस में हुआ था? संस्कृत में। और 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालयों से क्रमशः एंट्रेंस और मैट्रिक, और 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट, और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ये क्या किए? बीए। तो इनका जो शिक्षा है, प्रारंभ में बचपन में इनका शिक्षा किससे हुआ था? संस्कृत। और 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से एंट्रेंस और मैट्रिक, और 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किए थे, और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ये क्या किए थे? बीए। तो इनका वृत्ति में दिया गया है 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आ गए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस नाबालिग राजा के अभिभावक बने थे? तो ये किसके बने थे? जय सिंह, खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह। उसके बाद ये कहाँ पे आ गए? अजमेर। जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक। उसके बाद 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनिंद्र चंद्र नंदी पीठ के ये प्रोफेसर बने। इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का भी संपादन किया था। तो कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं? एक है समालोचक, और एक है काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका। तो इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का भी संपादन किया था। तो पहला जो है वो क्या है? समालोचक, और दूसरा है काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका। अब इनकी रचनाएं, तो इनकी रचनाओं में कहानियां में क्या क्या है? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, और उसने कहा था। ये जो है इनकी क्या है? कहानियां। प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा, विज्ञान और समसामयिक विषयों पर ये निबंध भी लिखे। कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिप्पणी, देवानाम प्रिय आदि इनके प्रमुख क्या है? ये निबंध है। तो इनके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाविहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतपन आदि इनका टिप्पणियां भी प्रकाशित है। और अंग्रेजी में अ पोएम बाय भास, अ कमेंट्री ऑन वात्स्यायन्स, कामसूत्र, द लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि निबंध अंग्रेजी में है। और देश प्रेम को लेकर के कुछ कविताएं भी लिखी। तो ये था लेखक का परिचय। तो अब हम लोग शुरू करते हैं कहानी का। तो इसमें दिया गया है, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोरों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावे। लेखक कहते हैं कि बड़े बड़े शहरों में जो इक्के गाड़ी वाले होते हैं, इक्का बोलते हैं, घोड़ा गाड़ी जो होता है उसको बोलते हैं इक्का। तो उनकी बातों को सुनकर के जिनके कान पक गए हैं, जो थक गए हैं, तो लेखक कहते हैं कि वे अमृतसर आए और यहाँ के जो बम्बू काट वाले हैं, जो गाड़ी वाले हैं, उनकी बातों को सुने। बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं। तो जब बड़े बड़े शहरों में जब
घोड़े की पीठ को जब चाबुक से इक्के वाले मारते हैं तो वो इतनी तेजी से भागते हैं कि कभी राह चलते पैदलों की आंखों के ना होने पर तरस खाते हैं। कभी उनकी पैरों की उंगलियों के पोरों को चीथकर अपने को ही सताया हुआ बताते हैं कि वे इतनी तेजी से अपने गाड़ी को लेकर के जाते हैं, अगर रास्ते में अगर कोई आ गया सामने तो उनके ही पैरों को चीत करके अपने को ही सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक के सीध चल जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में एक लड्ढी वाले के लिए ठहरकर सब्र का समुद्र उमार कर बचो खालसा जी हटो भाई जी ठहरना भाई आने दो लाला जी हटो बाछा करते हुए सफेद फेटो खच्चर और बतख गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में रहा करते हैं। लेकिन अमृतसर में जो है क्या होता है कि जो वहां के गाड़ी वाले होते हैं वो तंग गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर इंतजार करते हैं, उनसे बोलते हैं बचो खालसा जी हटो भाई जी ठहरना भाई आने दो लाला जी हटो भाचा बादशाह करते हुए सफेद फेटो खच्चरों और बत्तकों गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल की राह खेते इंतजार करके प्यार से कह करके उनको हटने, तब ये लोग आगे बढ़ते हैं। क्या मजाल कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े, और वहां के जो लोग हैं जब तक उन्हें जी साहब जब तक नहीं बोला जाता है तब वो लोग रास्ते से हटते नहीं हैं। यह बात नहीं कि उनकी जीभ नहीं चलती, ऐसा नहीं है कि वो लोग को गुस्सा नहीं आता है, वो लोग को भी गुस्सा आता है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चित्तौने देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के नमूने हैं कि ऐसा नहीं कि वो नहीं कुछ बोलते हैं, वो लोग भी बोलते हैं लेकिन प्यार से मीठी छुरी की तरह वार करते हैं। अगर उनके रास्ते में अगर कोई बुढ़िया आ जाती है तो उनसे वो किस तरह से हटने के लिए बोलते हैं, हट जा जीने जोगिए हट जा कर्मा वालिए हट जा पुत्ता प्यारिए बच जा लंबी वालिए। समिष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। तो उनसे ये इस तरह से बात बोलते हैं कि तू भाग्यों वाली है, अपने पुत्रों के लिए प्यारी है, तुम्हारी उम्र अभी बहुत लंबी है, तो क्यों मेरे पहिए के नीचे आकर के मरना चाहती है, बच जा हट जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। तो इसी तरह से जो है एक बम्बू काट वालों के बीच में से होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आकर के मिलते हैं। उसके बालों और इसके ढीले सूथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। तो उस दोनों के जो बाल थे और सूथने थे, सूथने का अर्थ होता है क्या, कपड़ा, तो उससे क्या पता चलता था कि ये दोनों क्या हैं, सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। जो लड़का है वो अपने मामा के केस धोने के लिए दुकान में दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बरिया, और जो लड़की थी वो रसोई के लिए बरिया लेने के लिए दुकान पे आई थी। दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था और दुकानदार जो था वो एक परदेसी से उसका कुछ बात चल रहा था, जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता ना था। तेरे घर कहाँ है, मगरे में, और तेरे, तो लड़का जो है वो लड़की से पूछता है कि तेरा घर कहाँ है, तो वो बोलती है मगरे में। लड़की फिर पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ है, वो बोलता है माझे में। यहाँ कहाँ रहती है, लड़का पूछता है लड़की से कि यहाँ तुम कहाँ रहती हो, तो वो बोलती है अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। तो लड़की बोलती है कि अतर सिंह के यहाँ पे मैं रहती हूँ और वो कौन होते हैं, मेरे मामा। लड़का बोलता है कि मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में। लड़का भी जो है वो बोलता है कि मैं भी अपने मामा के ही घर रहता हूँ और उनका जो घर है कहाँ पे है, गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निबटा और इनका सौदा देने लगा। तो इतने में जो परदेसी से वो लगा हुआ था उसका खत्म होता है और इनको ये अपना अपना
इन सौदा देने लगते हैं। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले और कुछ, तो दोनों सौदा लेकर के चले और कुछ दूर जाकर के जो है लड़का मुस्कुरा करके पूछता लड़की से, तेरी कुरमाई हो गई है। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। तो जब दोनों साथ साथ चलते हैं तो लड़का जो है वो लड़की से मुस्कुरा करके पूछता है कि तुम्हारी कुरमाई, कुरमाई का अर्थ होता है क्या, सगाई, कि तुम्हारी सगाई हो गई है। इस पर जो है लड़की आंखें चढ़ा करके बोलती है, धत कह करके दौड़ जाती। लड़की जो है वो शर्मा जाती है और शर्मा करके वो चली जाती है। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते हैं। तो हर दूसरे तीसरे दिन दोनों जो है वो कभी सब्जी वाले के यहाँ तो कभी दूध वाले के यहाँ मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। दो तीन बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुरमाई हो गई है, और इसमें जो है लड़का फिर उससे दो तीन बार पूछता है कि तुम्हारी सगाई हो गई है, और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़के के संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई है। तो फिर जब एक दिन लड़का जो है उसको चिढ़ाने के लिए जब बोलता है कि तुम्हारी सगाई हो गई है, तो अब जो है लड़की लड़का जो सुनना चाहता था धत, उसके विरुद्ध बोलती है कि हाँ हो गई है। तो लड़का पूछता है कब, तो लड़की बोलती है कल। देखते नहीं यो रेशम से कढ़ा हुआ सालू, कि कल मेरी सगाई हो गई है, और देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ दुपट्टा। लड़की भागे। इतना कह करके जो है वो लड़की चली जाती है। लड़के ने घर की राह ली। अब लड़का भी जो है अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दी। अब जो लड़का घर जाता है तो वो क्या क्या करता है, तो रास्ते में जो है लड़का जाते जाते मोड़ पर एक लड़के को ढकेल लेता है, एक छाबरी वाले की दिन भर की कमाई खो देता है, एक कुत्ते को पत्थर मारा, और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। तो लड़की जब बोलती है कि हाँ मेरी सगाई हो गई है, तो लड़का जो है इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और जब जाता है ये घर की तरफ, जब ये चलता है तो वो क्या करता है, रास्ते में एक लड़के को मोड़ पे ढकेल देता है, एक छावरी वाले की दिन भर की कमाई खो देता है, एक गोभी वाले की ठेले पर दूध उड़ेल देता है, और सामने से एक वैष्णवी नहा करके आती है और उससे टकरा करके अंधे की उपाधि पाता है। जब टकराता है तो वो बोलती है कि अंधे हो क्या। तो इस तरह से जो है ये सब करते करते वो घर पहुंचता है। तो ये जो कहानी ये 5 भाग में बटा हुआ है। तो अब कहानी का ये दूसरा भाग है। तो दूसरा भाग में दिया गया है, राम राम यह कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकर गई, लुधियाने से 10 गुना जारा और मेह और बर्फ ऊपर से, पिंडलियों तक कीच में धसे हुए हैं। तो यहाँ पे जो है अब दूसरा जो भाग है इसमें लड़ाई का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि राम राम यह कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकर गई है। मतलब ये लोग जो है लड़ जो रहे हैं, तो लड़ कहाँ रहे हैं, खंदकों में छिप करके हैं, और लुधियाने से ज्यादा यहाँ पे 10 गुना ज्यादा है, बर्फ भी पड़ रहा है, और पिंडलियों तक कीच में धसे हुए हैं, पैर जो है वो कीचड़ में धसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता ही नहीं, घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके। गनीम का अर्थ होता है दुश्मन, तो दुश्मन कहीं दिखता नहीं, और घंटे 2 घंटे में क्या हो रहा है, धमाका हो रहा है, जिससे खंदक जो है वो हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गेबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था, यहाँ दिन में 50 जलजले होते हैं। जलजला का अर्थ होता है भूकंप। तो यहाँ पे जो है भूकंप भी आता है, दिन में 25 बार भूकंप आ जाता है। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कूनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। खंदक में छिप करके ये लोग लड़ रहे हैं, और खंदक से जैसे ही थोड़ा सा हाथ निकलता है, कूनी निकलता है, तो फटाक से जो है दुश्मन क्या करते हैं, गोली चला देते हैं।
ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या फिर घास की पत्तियों में छिपे हैं। तो दुश्मन जो है पता नहीं मिट्टी में लेटे हुए हैं या फिर घास की पत्तियों में छिप करके बैठे हैं। तो अब जो है कि लहना सिंह ये कहानी का मुख्य पात्र है। तो ये बोलता है कि और 3 दिन है, 4 दिन तो खंदक में बिता ही दिए। 4 दिन इन लोगों ने जो है खंदक में बिता दिए और 3 दिन इन लोग और रहना है। तो ये 4 दिन इन लोगों ने खंदक में बिता दिया है। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी है। तो लहना सिंह अपने साथियों को बोलता है कि परसों जो है वो रिलीफ आ जाएगी, फिर उसके बाद 7 दिन की छुट्टी है। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। कि जब छुट्टी हो जाएगी 7 दिनों का तो हम लोग बाहर निकल के आराम करेंगे, पेट भर करके खाना खा करके सोएंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल की सी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। तो एक फिरंगी मेम है और उसका जो बगीचा है उसमें बहुत ज़्यादा घास है। तो लहना सिंह अपने साथियों को बोलता है कि परसों जो है वो रिलीफ आ जाएगी, फिर 7 दिनों की छुट्टी है, तो हम लोग जाएंगे और पेट भर के खाना खा करके आराम से सोएंगे उसी फिरंगी मेम के यहाँ पे जहाँ पे मखमल की सी हरी घास है। और वो जो मैडम है फिरंगी मेम जो है वो फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। जब ये लोग उसका जो है पैसा देने के लिए बोलते हैं तो वो जो मेम है वो नहीं लेती है, मना कर देती है। वो कहती है कि तुम राजा हो और मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर ना लौटूं, तो मुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। तो 4 दिन से ये जो लोग हैं ये लोग सोए नहीं हैं, पलक नहीं झपके हैं। और लहना सिंह बोलते कि अगर हुक्म भी मिल जाए तो 7 जर्मनों को अकेला मार करके ना लौटूं, अगर ऐसा ना कर पाऊं तो मुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ लेते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था 4 मील तक एक अंग्रेज नहीं छोड़ा था। तो लहरा सिंह जो है वो क्या बोलता है कि अगर हुक्म मिल जाए तो 7 जर्मनों को मैं अकेला मार करके लौटू, अगर ऐसा ना कर पाऊं तो मुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। तो उस दिन जो धावा हुआ था तो उस दिन 4 मील तक किसी अंग्रेज को नहीं छोड़ा था और जो जनरल साहब है उसने पीछे हटने का हुक्म दिया, नहीं तो और भी जर्मनों को मार करके लौटते। नहीं तो सीधे बर्लिन थे नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते क्यों, सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा। तो इतना बोलने के बाद जो है सूबेदार हजारा सिंह जो है मुस्कुरा करके लहना सिंह को बोलते हैं कि अगर नहीं रोकते, नहीं ऑर्डर मिलता तो तुम सीधे बर्लिन पहुंच जाते। सूबेदार जो है ये हेड है, लहना सिंह का भी हेड है। लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं, 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। तो बड़े जो अफसर है वो दूर की सोचते हैं और अगर 300 मील का सामना अगर हम लोग एक ही तरफ अगर बढ़ जाते हैं तो क्या होगा। सूबेदार सच है, लहना बोला। तो लहना क्या बोलता है कि सूबेदार सच है, पर करे क्या, हड्डियों में तो जारा धस गया है। सूर्य नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। तो ठंड बहुत ज्यादा है वहां पे। तो लहना सिंह बोलता है कि अगर एक बार धावा हो जाए दोनों के बीच में, अगर एक बार धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल, वजीरा तुम 4 जन बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार
सारी खंदक में चक्कर लगाने लगा। तो सूबेदार जो है वो बोलता है कि उद्यमी उठ। उद्यमी का मतलब होता है उद्यमी, उठ और सिगरी में कोले डाल। सिगरी ये क्या होता है? अंगीठी। जब ठंड के मौसम में हम लोग आग तापते हैं तो उसको बोलते हैं सिगरी। उसमें कोयले डाल। वजीरा जो है, वजीरा को बोलते हैं कि तुम चार आदमी जो है बाल्टियों में जो खंदक में जो पानी भर गया उसको बाहर निकालो। और महासिंह को बोलते हैं शाम हो गई, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दो। और ये सब कह करके जो है सूबेदार वो खंदक का चक्कर लगाने लगता है। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। विदूषक का मतलब होता है क्या? जोकर। तो वजीरा सिंह जो है ये पूरी पलटन का जोकर था। और बाल्टी में गंदला पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ। पाधा का मतलब होता है क्या? पुरोहित। तो ये जो वजीरा सिंह है ये क्या बोलता है? बाल्टी में गंदा पानी लेकर के बाहर फेंकते हुए बोलता है कि मैं पाधा बन गया हूँ, पुरोहित बन गया हूँ। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिलाकर हंस पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बारी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है? स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा जमीन मांग लूंगा और यहाँ फलों के बूटे लगाऊंगा। लारी होरा लारी होरा को भी यहाँ लोगे, या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी में? चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। तो देश देश की चाल है। आज तक मैं समझ ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, सिगरेट देने में हट करती है, ओठों में लगाना चाहती है, और पीछे हटता हूं तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए नहीं लड़ेगा। कि सरकार से जो है मैं 10 गुमा जमीन मांग लूंगा और यहाँ पे फल के बूटे लगाऊंगा। और लारी होरा जो है ये स्त्री को सम्मान से बोला जाता है। स्त्री को भी यहाँ बुला लोगे, या फिर वही दूध पिलाने वाली फिरंगी में? तो वो बोलता है कि चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। मैं आज तक समझ ना सका कि जो सिख है वो तंबाकू नहीं पीते हैं, सिगरेट देने के लिए हट करती है, होठों से लगाना चाहती है, और पीछे हटता हूं तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए नहीं लड़ेगा। तो अच्छा, बोधा सिंह कैसा है? तो इसमें एक कैरेक्टर और है, बोधा सिंह। तो बोधा सिंह जो है ये बीमार है। तो उससे पूछते हैं कि बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है। जैसे मैं जानता ही ना हूं, रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे जैसा मैं जानता ही ना हूं, रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे ओढ़ाते हो और आप सिगरी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो और अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम ना मांदे पर जाना, जारा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बा नहीं मिला करते। तो जब लहना सिंह पूछता है कि बोधा सिंह कैसा है, बोलता है कि अच्छा है। कि जो लहना सिंह है वो क्या करते हैं, अपने हिस्से के जो कंबल है वो खुद बोधा सिंह को पहना देते हैं और खुद सिगरी के सहारे पूरा रात गुजारते हैं। और उसका पहरा देने के इस पे ये खुद जाकर के पहरा देता है और अब सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसको सुलाता है और खुद कीचड़ में पूरा रात काटता है। तो उससे बोलता है कि कहीं तुम मांदे ना पड़ जाना, कहीं तुम भी ठंडे ना पड़ जाना, कहीं तुम्हारा भी तबीयत खराब ना हो जाए। जारा क्या है? जारा मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बा नहीं मिला करते। कि जारा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बा नहीं मिला करते। मुरब्बा ये क्या होता है? नहर के पास का एक जगह। तो निमोनिया से मरने वालों को जो है वो जगह नहीं मिला करते।
तो इतना सुन करके जो है लहना सिंह बोलता है कि मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड़क के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मरने की लगाई हो मेरे जर्मनी और तुर्क भाइयों, कुछ गाओ हाँ कैसे। तो अब जो है ये लोग थोड़ा सा मनोरंजन के लिए क्या करते हैं, गाते हैं। तो क्या गाते हैं, दिल्ली शहर ते पिशोर नू जान दिए, कर लेना लौंगा दा व्यापार पिंडिए, कर लेना नारी दा सौदा अरिए, ओए लाना चटाका कदुए नू। तो अब उसके बाद है, कद्दू वन आए मजेदार गोरिये, हुन लागा चटाका कदुए नू। तो इसका अर्थ होता है हिंदी में, ए दिल्ली से पेशावर को जाने वाली, मंडी में लोगों का व्यापार कर लेना, अरे नारे का सौदा भी कर लेना, ओए अब हमें कद्दू चखना है, एक गोरे वर्ण वाली कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है, अब हमें कद्दू चखना है। तो कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरवारी सिंह ऐसे लुच्चे का गीत गाएंगे, पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर से ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हो। तो गीत सुन करके जो है सब जो है वो तरोताजा हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि 4 दिनों से ये लोग सो रहे थे और मौज कर रहे थे। तो अब जो है ये कहानी का तीसरा भाग है। तो कहानी का तीसरा भाग में हम लोग को दिया गया है, दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा हुआ है, बोधा सिंह खाली बिस्किटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहना के 2 कंबल और एक ब्रांडकोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पैरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर और एक बोधा सिंह के दुबले पतले शरीर पर। बोधा सिंह करा। तो कहानी का जो तीसरा भाग है इसमें है कि दोपहर जो है वो रात बीत चुकी है, पूरा अंधेरा है, चारों तरफ सन्नाटा है। बोधा सिंह जो है वो खाली बिस्किट के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल और लहना के दोनों कंबल और एक ब्रांडकोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह ये पहरे पे खड़ा है और एक आंख खाई के मुंह पर, एक आंख जो है वो लहना सिंह का खाई के दरवाजे पर है और एक बोधा के दुबले पतले शरीर पर। तो बोधा सिंह जो है वो कराता है, तो लहना सिंह उसको पूछता है, क्यों बोधा भाई क्या है। तो बोधा बोलता है, उसको पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो। तो लहना सिंह उसको कटोरे में भर करके पानी देता और पूछता है कि कहो कैसे हो। पानी पीकर बोधा बोला, कपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। तो बोधा सिंह का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, जिसके कारण उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, कपनी छूट रहा है। और तो जो है अब उसको लहना सिंह क्या बोलते हैं कि अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। तो लहना सिंह जो है वो बोधा को बोलता है कि अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। फिर बोधा उसको बोलता है कि और तुम अगर तुम्हारा जर्सी अगर हम पहन लेंगे तो तुम फिर क्या पहनोगे। तो मेरे पास सिगरी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। तो लहना सिंह बोधा को बोलता है कि मेरे पास सिगरी है, मुझे गर्मी लगती है और पसीना आ रहा है, ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। तो बोधा उसको बोलता है कि नहीं मैं नहीं लूंगा, 4 दिन से तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हो। तो लहना फिर उसको बोलता है, हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से मेमे बुन बुनकर भेज रही है, गुरु उनका भला करे। यो कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। तो जब बोधा सिंह नहीं लेना चाह रहा है तो जो है लहना सिंह उसको बोल रहा है कि मेरे पास और भी एक जर्सी है और वो सवेरे ही आई है, और जो विलायत की जो मेमे है वो बुनकर भेज रही है, गुरु उनका भला करे। तो इतना कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। तो फिर बोधा उसको बोलता है कि सच कहते हो। तो लहना उसको बोलता है कि और नहीं झूठ, कि हाँ सच ही कह रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। और नहीं झूठ, यो कहकर ना ही करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और अब खाकी कोट जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। तो इतना कह करके जो है लहना सिंह अपना जर्सी उतार कर बोधा को दे देता है
और खुद एक खाकी कोट और एक कुर्ता पहन करके पूरा रात गुजारता है। मेम की जो जर्सी वाली बात थी कि मेमे जो है वो बुनकर जर्सी बुनकर भेजती है, तो वो सिर्फ क्या था, एक कथा ही था। मतलब कि लहना जो है वो बोधा को लेने के लिए अपना जर्सी देने के लिए बोल रहा था कि ताकि बोधा सिंह ले ले। तो आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। तो उसके आधे घंटे के बाद खाई के का जो दरवाजा है उससे आवाज आती है, सूबेदार हजारा सिंह। तो सूबेदार हजारा सिंह जो है वो बोलता है, कौन? लपटन साहब, हुकुम हुजूर। कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी दम धावा करना है। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है। तो जब आधे घंटे के बाद खाई के दरवाजे से आवाज आती है, सूबेदार हजारा सिंह। तो सूबेदार हजारा सिंह बोलते हैं कि कौन? लपटन साहब। तो इतना कह करके वो बोलते हैं कि हुकुम हुजूर, कि कहिए क्या आदेश है। और सूबेदार जो है वो तनकर जो फौजी सलाम करते हैं वो करने लगा। और तब जो है वो जो खाई के मुंह से जिसने आवाज दिया था कि सूबेदार हजारा सिंह, तो वो बोलता है कि इसी दम धावा करना होगा। कि कुछ मील की दूरी पर पूरब में जो है एक कोने पर एक जर्मन, और उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है। जहां मोर है वहां 15 जवान खड़े कर आया हूं। तुम यहां 10 आदमी छोड़ कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीन कर वहीं जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेंगे। तो वो जो जिसने जो आवाज दिया था सूबेदार को कि हम लोग को अभी ही धावा करना है, तो वो बोलता है कि पूरब के कोने में एक जर्मन खाई और वहां पे 50 से ज्यादा जर्मन सैनिक नहीं है। और वहां जाने का रास्ता है पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेतों से होकर के जाना पड़ता है, 3-4 घुमाव है। और वहां पे जो मोर है तो वहां पे मैंने 15 जवान खड़े करके आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी को छोड़ दो और बाकी सबको साथ में लेकर के उनसे जा मिलो। और खंदक छीनकर वहीं तक डटे रहना जब तक तुम लोग को कोई दूसरा हुक्म ना मिल जाए, और हम यहाँ पे रहेंगे। तो सूबेदार हजारा सिंह उसको बोलते हैं कि जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझ कर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना ना चाहता है। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लपटन साहब लहना की सिगरी के पास मुंह फेरकर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। तो जब जो लपटन साहब जो थे, जिसने सूबेदार को हुक्म दिया था कि तुम लोग को अब जो है यहाँ से जाना है जहाँ पे 50 जर्मन सैनिक है, तो ये लोग जो है जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और बोधा भी जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसको जो है अ, उसको जो है उनके जो पिताजी हैं सूबेदार हजारा सिंह उसको इशारा करते हैं और लहना भी समझ जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे जो 10 आदमी रहेगा ये कौन कौन रहेगा, तो इसमें बहुत उन लोगों के बीच में ये होता है। तो यहाँ पे जो है कोई रहना नहीं चाहता था। तो समझा बुझाकर सूबेदार ने यहाँ पे 10 आदमियों को रखा और बाकी सबको लेकर वो आगे बढ़ बढ़ गए। और जो लपटन साहब जो था वो सिगरी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और अपने जेब से सिगरेट निकाल करके सुलगाने लगे। और 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ा करके कहा कि लो तुम भी पियो। तो आंख मारते 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 लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगरी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए। तो ये जो लप्टन साहब जो था ये वो उनका लप्टन साहब नहीं, ये कोई दूसरा आदमी है जो लप्टन साहब का भेष बदल करके आया है। तो जब सिगरेट पीने के लिए जो लहना सिंह को कहा तो सूबेदार
जो है ये समझ गया कि ये जो है हमारे लप्टन साहब नहीं है, ये कोई और दूसरा है जो लप्टन साहब का भेष बदल करके आया है। और जब वो सिगरी के उजाले में उसका चेहरा देखा तो उसके पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए, और उसका जो बाल है वो किस तरह का था, कैदियों के कटे हुए बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटाने का मौका मिल गया है। लहना ने जांचना चाहा, तो लहना सोचा कि ये शायद शराब पिए हुए हैं और उनको बाल काटने का मौका मिल गया होगा। तो लहना जो है वो जांचना चाह रहा है कि ये सच में हमारे ही लप्टन साहब हैं या फिर कोई और हैं। तो लप्टन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे, और जो लहना सिंह के जो लप्टन साहब थे वो 5 साल से इन लोगों के साथ थे। क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे। तो लहना सिंह उस लप्टन साहब से पूछता है कि क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे। तो वो जो है लप्टन साहब क्या बोलता है कि लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं। नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ, याद है पारसाल करने गए थे। हाँ हाँ वही, जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बरी मैंने कभी ना देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे पे लगी और एक पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार उस नीलगाय का सिर आ गया था ना, आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेज पे लगाएंगे। तो जो है ये लहना सिंह जांचने के लिए उससे ये सब पूछ रहा है कि ताकि उसको पता चले कि ये हमारे ही लप्टन साहब है या फिर कोई दूसरा है। तो उससे वो पूछते हैं कि हम लोग जो है जगाधारी के जगाधारी जिले में एक जंगल है, वहां पे हम लोग शिकार करने के लिए जाते थे और आप खोते पर सवार थे। खोता का मतलब क्या होता है, गधा, कि आप गधे पे बैठ करके थे, और आपका जो खानसामा है वो अब्दुल्ला वो रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। तो अब्दुल्ला जो है ये एक मुसलमान है और ये मंदिर पे जल चढ़ाने के लिए रह गया था, तो उसको जो है ये मतलब अपने बातों में फंसाने का कोशिश कर रहा है। तो बेशक पाजी कहीं का, सामने से एक नीलगाय आई और इतनी बड़ी थी कि हम लोगों ने इस तरह का जो है बड़ी नीलगाय कभी देखी नहीं थी। तो आपने जो गोली चलाया तो उसका एक गोली जो उसके कंधे पे लगी और एक उसकी पुट्ठे पे। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार, कि वो जो नीलगाय थी उसका सिर जो था वो आपने भेजा था। आपने बोला था कि उसको जो है हम लोग रेजिमेंट की मेज पर लगाएंगे। तो हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दी। तो जो है वो लप्टन साहब बोलता है कि उसको जो है मैंने क्या कर दिया है, विलायत भेज दिया है। कि ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे, कि उसके बहुत बड़े बड़े सिंह थे 2-2 फुट के, लेकिन जो नील गाय है उसका सिंह होता ही नहीं है। हाँ लहना, सिंह 2 फुट 4 इंच के थे, तुमने सिगरेट नहीं पिया। तो लप्टन साहब उसको बोलता है कि हाँ वो जो सींग था उसका 2 फुट 4 इंच के थे, कि तुमने अभी तक सिगरेट नहीं पिया। तो लहना बोलता है कि पीता हूँ साहब, दिया सराई ले आता हूँ। कहकर लहना सिंह खंदक खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था कि उसने झटपट निश्चय कर लिया कि अब क्या करना है। तो अब उसको पूरा पूरा पता चल गया कि ये हमारे लप्टन साहब नहीं है, ये कोई दूसरा है जो लप्टन साहब का भेष बदल करके आया है। तो अब जो है लहना सिंह को समझ में आ गया कि अब हमको क्या करना है। तो जब वो खंदक के अंदर घुसा तो अंधेरे में किसी सोने वाले से टकराया। अंदर में जो सो रहे थे सैनिक उससे वो टकराता है और बोलता है कि कौन, वजीरा सिंह, जिससे वो टकरा जाता है। वो जब वो उससे टकराता है तो बोलता है कि हाँ कौन, लहना, कि अब क्या कयामत आ गई, जरा तो आंख लगने दी होती, कि तुमने जो है हमको उठा दिया। वो सो रहा था और जैसे ही ठोकर लगा तो वो उठ गया। तो बोलता है कि जरा तो सोने दिया होता। तो अब जो है कहानी का चौथा भाग है। तो होश में आओ, कयामत आई है और लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है। तो लहना उसको बोलता है वजीरा को कि कयामत आई है, और वो किसके रूप में आई है, लप्टन साहब की वर्दी पहन करके आई है। क्या लप्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की। सोहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है।
तो उसको बोलता है कि कयामत आई है, और वो किसके रूप में आई है? लप्टन साहब की। लप्टन साहब का वर्दी पहन करके कोई जर्मन आया है। जो हमारे जो सूबेदार थे उन्होंने इसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन मैंने इसका चेहरा देखा कि ये जो है बिल्कुल साफ उर्दू बोलता है, किताबी उर्दू, और मुझे पीने के लिए सिगरेट दिया है। तो अब वजीरा लहना को बोलता है कि तो अब मतलब अब हम क्या करेंगे? तो अब मारे गए धोखा है सूबेदार, कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे, और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा। तो अब जो है लैना सिंह बोलता है कि अब हम लोग मारे जाएंगे, हम लोग के साथ धोखा हुआ है। इस सूबेदार जो है वो कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे, और यहाँ पे जो है हम लोग का खाई पे धावा हो जाएगा, और उधर उन पे खुले में धावा होगा। उठो एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। कि जो सूबेदार हजारा सिंह जो अपनी पलटन को लेकर के आगे बढ़े हैं, तो तुम उठो और पैरों के निशान देखते देखते उनके पीछे जाओ। अभी बहुत दूर न गए होंगे, सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए। कि वो लोग अभी बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, कि तुम सूबेदार से कहो कि एकदम आप लोग लौट आइए, कि खंदक की जो बात है वो बिल्कुल झूठ है, चले जाओ खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक ना खरके, देर मत करो। तो वो वजीरा से बोलता है कि चले जाओ तुम खंदक के पीछे से निकलो, और बिल्कुल धीरे से जाना, कि मतलब किसी को आहट तक ना हो। तो हुक्म तो यह है कि यही तो वजीरा बोलता है कि हुक्म तो हम लोग को यहाँ रहने का था। तो लहना बोलता है कि ऐसी तैसी हुक्म की, कि मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है उसका हुक्म है, मैं लप्टन साहब की खबर लेता हूँ, कि अभी जो यहाँ पे सबसे बड़ा अफसर है वो मैं ही हूँ, और तुमको मेरा हुक्म मानना पड़ेगा, और मैं इस लप्टन साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। तो वजीरा बोलता है कि यहाँ तो तुम सिर्फ 8 ही हो। तो 8 नहीं 10 लाख। तो लहना बोलता है कि 8 नहीं, हम जो है 10 लाख हैं। तो 10 लाख कैसे हैं? तो एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। कि एक जो सिख है वो 1.25 लाख के बराबर होता है। इतना कह करके जो है वो वजीरा को बोलता है कि तुम चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लप्टन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तो लहना सिंह देख रहा है कि वो जो लप्टन साहब है वो अपने जेब से 3 बम निकालता है, और तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेर दिया, और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगरी के पास रखा, बाहर की तरफ कर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने। तो वो जो लप्टन साहब था वो अपनी जेब से बम निकालता है और उसको 3 जगह पे लगा देता है, और उससे जो सूत है उसको सिगरी के पास रख करके अपने हाथ से दिया सलाई जला करके उसका जो ये होता है उस पर रखने ही वाला था, कि बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना ने साहब की कूहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। तो इतने में जो है लहना सिंह बंदूक उठा करके मारता है उसकी कूहनी पर, और उसके हाथ से दिया सलाई गिर जाती है। लहना ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा, और साहब आंख, तो वो बंदूक से मारता है उसकी एक गर्दन पर, और ओ माई गॉड कह करके वो जो है चित्त हो जाता है, बेहोश हो जाता है। लहरा सिंह ने तीनों गोले बिनकर खंदक के बाहर फेंके, और साहब को घसीटकर सिगरी के पास लिटाया। और इतने में जो है वो लहरा सिंह जो 3 बम लगा दिया था उसको निकाल करके वो बाहर फेंक देता है, और उस लप्टन साहब की जेबों की तलाशी लेता है। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल कर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया, और उसके पास से 3-4 लिफाफे मिला और एक डायरी, उसको ये अपनी जेब में रख लेता है, और साहब की मूर्छा हटी। तो अब जो ये साहब था लप्टन साहब, उसकी मूर्छा हटती है, वो होश में आता है। तब लहना हंस करके बोलता है कि क्यों लप्टन साहब, मिजाज कैसा है? कि अब कैसा लग रहा है आपको? कि आज मैंने बहुत कुछ सीखी। कि यह सीखा कि सिख जो है वो सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगादारी के जिले में नील गायें होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लप्टन साहब खोते पर चढ़ते
पर यह तो कहो ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए, हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। तो जब उस लेफ्टिनेंट साहब का मूर्छा टूट जाता है, वो होश में आ जाता है, तो तब उसको लहना सिंह बताता है कि जो सिख है वो सिगरेट नहीं पीते हैं, और जगाधारी के जंगल में नील गाय नहीं होते, और जो मुसलमान खानसामा है ये मूर्तियों पे जल नहीं चढ़ाते हैं। तो लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी, तो लहना जो है उस लेफ्टिनेंट साहब का जो पैंट था, पतलून था, उसकी जेबों की तलाशी नहीं लेता है। साहब ने मानो जारे से बचाने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। तो वो जो लेफ्टिनेंट साहब अपना दोनों हाथ जेब में डालता है, और लहना कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माझी का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। तो जो लहना सिंह है वो उसको बोल रहा है, और ये जो लेफ्टिनेंट साहब अपनी जेब में हाथ डालता है, और हाथ डालने के बाद जो है हाथ डालता है, और लहना उसको बोलता है कि तुम चालाक तो हो, लेकिन लहना सिंह के जैसे चालाक नहीं हो, कि हमारे जो लेफ्टिनेंट साहब वो हमारे इसमें बहुत सालों से रह रहे हैं, तो मुझे उसका हर चीज के बारे में पता है। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था, औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था, चौधरी के पेड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था, और कहता था जर्मनी वाले बड़े पंडित है, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए। तो अब जो है ये कुछ बताता है अपने गांव के बारे में, कि 3 महीने पहले जो है एक तुर्की मौलवी आया था, वो औरतों को बच्चे होने के लिए ताबीज बांटता था, बच्चों को दवाई देता था, और चौधरी के पेड़ के नीचे मज्जा बिछाकर हुक्का पीता रहता था, और कहता था कि जर्मनी वाले जो है वो बड़े पंडित है, और वेद पढ़ पढ़ करके वो लोग विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते वो लोग, जो है वो गाय की हत्या नहीं करते, हिंदुस्तान में अगर आ जाएंगे तो गौ हत्या को बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपए निकालो, सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू पोलूराम भी डर गया था, मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूड दी थी और गांव से बाहर निकालकर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो ये जो है लोगों को, वो जो तुर्की मौलवी था वो लोगों को बहकाता था, तो इसलिए जो है लहना सिंह उसका दाढ़ी मूड दिया और उसको अपने गांव से बाहर निकाल दिया। तो साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांग में गोली लगी। तो वो जो साहब था वो अपनी जेब में जो हाथ डाला था, तो उसमें से वो पिस्तौल निकालता है और लहना की जांग पर गोली मार देता है। इधर लहना हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी, और जैसे ही उसकी जांग में गोली मारता है लहना के, तो लहना भी अपना बंदूक से उसको 2 गोली उसकी कपाल में मारता है और उसका काम खत्म हो जाता है। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। तो जब आवाज हुआ तो ये सुनकर के सब खंदक से बाहर आए, और बूढ़ा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि एक हरका हुआ कुत्ता आया था, मार दिया, और औरों से सब हाल कह दिया। जो बोधा सिंह जो था वो बीमार था, तो इसलिए उसको बोलता है कि एक पागल कुत्ता आया था और उसको मार दिया, और जो बाकी जो इसका जो साथी था उससे सब बता देता है कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है। तो अब जो है सब बंदूक लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव की दोनों तरफ पट्टी कसकर बांध दी। तो लहना की जांग पे गोली लगाता है तो उस पे वो क्या करता है, पट्टी कस करके बांध देता है। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया, और जब वो पट्टी बांध देता है तो उससे खून निकलना बंद हो जाता है। और उतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े, और इतने में ही जो है छुप करके 70 जर्मन थे, और वो लोग खाई पे चिल्ला करके घुस पड़ते हैं। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, और इधर से जो है ये लोग जो थे, ये लोगों ने भी गोली चलाना शुरू किया और दूसरे को रोका। पर यहाँ थे 8, और ये लोग जो थे कितने थे, सिर्फ 8, और वो लोग कितने थे, 70। तो और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे, थोड़े मिनटों में वे, और वो जो 70 थे और ये लोग थे कितनी, सिर्फ 8, तो वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक आवाज आई, वहां गुरु जी की फतेह, वहां गुरु जी का खालसा, और धड़ाधड़ बंदूक के
फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। एन मौके पर जर्मन दो चक्की के पाटों के बीच आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे, और इतने में जो है पीछे से सूबेदार हजारा सिंह अपने पलटन को लेकर के आ गए, और ये लोग भी पीछे से गोली चलाने लगा, और सामने लहना सिंह के साथ ही ये लोग गोली चला रहे थे, और बीच में फंस गया कौन? जर्मन। और पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिक्खा दी फौज आई, वहा गुरु जी दी फतेह, वहा गुरु जी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म। तो लड़ाई जो ये शुरू हुआ, इसमें जो है लड़ाई शुरू होता है, और उसके बाद जो सूबेदार हजारा सिंह थे वो भी अपने साथियों को लेकर के आ जाते हैं, और इधर दोनों तरफ से गोली चलता है। तो इसमें जो है इस लड़ाई में 63 जर्मन या तो खेत रहे, या तो इसमें से 63 जर्मन जो है वो मर जाते हैं, और 15 सिख ने भी प्राण खो दिए, और 15 सिख भी इस लड़ाई में मारे जाते हैं। और सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली आर पार निकल जाती है। लहना सिंह की पसली में भी एक गोली लग जाती है, और उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया, और बाकी का सांप कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर ना हुई कि लहना के दूसरा भारी घाव भी लगा है, और लहना जो है ये किसी को नहीं बताया कि मुझे एक और गोली लगी है। एक तो उसको पहले ही लगा था, और एक अभी उसको गोली लग जाता है, लेकिन ये किसी को नहीं बताता है कि मुझे एक और गोली लग गई है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का छई नाम सार्थक होता, और हवा ऐसी चल रही कि जैसे कि वानभट्ट की भाषा। दंत विनोपदेशाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि मैं कैसे मन भर फ्रांस की भूमि में मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौरा दौरा सूबेदार के पीछे गया था। कि जब वो जा रहा था सूबेदार को बताने कि यहाँ पे खाई में क्या हो रहा है, तो वो जब जा रहा था तो उसके जो बूट है, पैर, जो जूता वो पहना हुआ था, तो वो कितना नीचे धंस जाता था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे, और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। तो सूबेदार हजारा सिंह लहना सिंह की तारीफ कर रहे हैं, कि वो बोलते उसको कि तुम्हारा बुद्धि जो है वो बहुत ही, अगर तुम बुद्धि से अगर काम नहीं लेते तो आज हम लोग सब शायद सब मारे जाते। तो इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। तो गोली चल रहा था, तो गोली का आवाज़ 3 मील जो दूर और भी इनके जो साथी थे उनको भी सुनाई पड़ता है, और उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया। टेलीफोन वो लोग कर देता है, और वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर पहुंची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था, सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे। और वो लोग जो है वहां से 2 डॉक्टर और 2 बीमार को ले जाने के लिए गाड़ियां भेज देते हैं, और वो लोग 1.5 घंटे में यहाँ पे आकर के पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे फील्ड अस्पताल जो है वो नज़दीक में ही था, सुबह होते होते वहां पे पहुंच जाएंगे। इसीलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए, और दूसरी में लाशें रखी गई। और जितनों को चोट लगा था तो उन लोगों को पट्टी बांधा जाता है, घायलों को एक गाड़ी में रखा जाता है, और जो लाशें हैं उसको एक गाड़ी में अलग से रखा जाता है। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बनवानी चाहिए। सूबेदार जो है लहना सिंह की जांग में पट्टी बनवाना चाहता है, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। लेकिन लहना सिंह मना कर देता है, वो बोलता है कि ये छोटा सा घाव है, और ये सुबह देखा जाएगा कि क्या होता है। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था, और बोधा सिंह बुखार के कारण वो बर्रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे, और लहना को छोड़कर सूबेदार वहां से नहीं जा रहे थे। यह देख लहना ने कहा कि तुम्हें बोधा की कसम है, और सूबेदार ने की सौगंध, जो इस गाड़ी में ना चले जाओ। तो जब सूबेदार लहना को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, तो लहना सिंह उसको कसम देता है कि तुमको बोधा की कसम, तुमको सूबेदारनी की कसम है कि तुम इस गाड़ी में चले जाओ। और तुम, तो सूबेदार बोलता है कि और तुम, तो मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना। कि आप लोग जब वहां पहुंच जाएंगे तो मेरे लिए वहां से एक गाड़ी भेज दीजिएगा, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं वजीरा मेरे
पास ही है, कि मेरा जो हाल है वो बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, मैं खड़ा हूँ और वजीरा मेरे पास ही है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ, सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी तो मेरे मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। तो लहना जो है उसको बोलता है सूबेदार को, सूबेदारनी ने जो मुझसे कहा था वो मैंने कह दिया, कि आप जो है सूबेदारनी को ये बोल दीजिएगा। गाड़ियां चल पड़ी थी, सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं। तो सब जब गाड़ियां चलने के लिए तैयार हो जाती है तो सूबेदार लहना का हाथ पकड़ करके बोलता है कि तुमने जो है मेरा और बोधा का जान बचाया है, कि लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे, अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था, कि अ, साथ में हम लोग घर चलेंगे और तू खुद जाकर के सूबेदारनी को बोल देना कि उसने तुमसे क्या कहा था। हट जाओ, मैंने जो कहा है वो लिख देना और वो कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया, वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमर बंद खोल दे, तर हो रहा है। तो अब जो है वो गाड़ियां चल पड़ती है, और जब गाड़ियां चल पड़ती है तो गाड़ियों के जाने के बाद लहना लेट जाता है और वजीरा को बोलता है कि मेरे पानी पिला दो और मेरा जो कमर बंद है उसको खोल दो। तो अब जो है ये कहानी का पांचवा भाग है। तो मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं, समय की धुन बिल्कुल उन पर से हट जाती है। तो जब किसी व्यक्ति का मृत्यु उसके नजदीक होता है, वो जब मरने वाला होता है, तो उसको अपने जीवन की सभी घटनाएं याद आने लगती है कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया था। लहना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती। तो शुरू शुरू में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि लहना सिंह जो है एक दुकान में चौक पे एक लड़की से मिलता था। तो लहना सिंह जो था वो कितना साल का था उस समय, 12, और वो अमृतसर अपने मामा के यहाँ आया था, और उसको दही वाले के यहाँ तो कभी सब्जी वाले के यहाँ एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती थी। और जब वो पूछता था कि तुम्हारी कुरमाई हो गई, तो वो धत कह करके वहां से भाग जाती थी। और एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई है, देखते नहीं हो रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना को दुख हुआ, क्रोध हुआ, क्यों हुआ। तो इसको अपने जीवन की वो जो बीता हुआ जो पल था वो याद आने लगता है, कि ये जब अपने मामा के यहाँ था तो उसको एक लड़की मिलती थी, और वो लोग कहीं ना कहीं किसी दुकान के यहाँ पे मिल जाते थे, और वो उससे पूछता था कि तुम्हारी कुरमाई हो गई, और वो बोलती थी, धत कह करके भाग जाती थी। लेकिन एक दिन वो बोलती कि हाँ हो गई है। तो इतना सुनने के बाद लहना को दुख होता है, उसको गुस्सा आता है। वजीरा पानी पिला दे, और वो उससे बोलता है वजीरा से कि वजीरा पानी पिला दे। तो अब जो है वो 25 साल बीत गए हैं। अब लहना नंबर 77 राइफल में जमादार हो गया है, और उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही ना रहा। तो 25 साल हो गया है, लहना जो है अब वो 77 राइफल में जमादार हो गया। अब उसको जो है वो 8 साल की जो लड़की थी उसका अब उसको याद ही नहीं रहा कि वो कौन थी, कि नामालूम वो कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वो अपने घर गया। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा भी अ, लाम पर जाते हैं, लौटते समय हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा तो उसको कुछ बीते अपना जो बीता हुआ जो घटनाएं था उसको याद आने लगता है, कि एक बार जब 7 दिन का छुट्टी मिला था तो वो अपना जमीन का कुछ मुकदमा था उसको सुलझाने के लिए घर गया था। और सूबेदार जो है उसको बोलते हैं कि हमारे घर से होते हुए जाना, कि उस सूबेदार का जो घर है वो रास्ते में ही पड़ता था। और लहना सिंह सूबेदार के घर पहुंचता है तो जब चलने लगे तब सूबेदार बेरे से निकलकर आया। बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। तो सूबेदार के घर से जब लहना जा रहा होता है तब सूबेदार जो है वो आकर के लहना को बोलता है कि सूबेदारनी तुमको जानती है, कि जाओ उससे तुम मिल करके आओ।
तो लहना जो भीतर पहुंचता है और सूबेदारनी मुझे जानती है, पूछता है ये सूबेदारनी से कि आप मुझे जानती है कब? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं, कि जहाँ पे हम लोग रहते थे वहाँ पे तो सूबेदार का घर का कोई आया नहीं, तो फिर आप हमको कैसे जानती हो? दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा असीस, सुनी लहना सिंह चुप। तो सूबेदारनी जो है वो बोलती है लहना कि मुझे पहचाना? तो लहना बोलता है कि नहीं, तेरी कुरमाई हो गई है, धत कल हो गई है, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। तो जब ये बोलती है कि तेरी कुरमाई हो गई है, कल हो गई है, तो ये सब सुन करके उसको याद आने लगता है, याद आ जाता है, और भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला, वजीरा पानी पिला उसने कहा था। तो उसको ये सब चीज उसको याद आने लगता है। स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। और जब वो लहना सिंह सूबेदार के घर जाता है तो उसको सूबेदारनी पहचान लेती है। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए, सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की घघरियां पलटन क्यों ना बना दी। जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है फौज में भर्ती हुए, उसे एक ही वर्ष हुआ है, उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। तो सूबेदारनी उसको बोलती है कि एक बेटा है और वो भी फौज में भर्ती हुआ है, उसको फौज में भर्ती हुए 1 साल हुए, उसके बाद और 4 हुए, लेकिन वो लोग जीवित नहीं रहे। सूबेदारनी रोने लगी, अब दोनों जाते हैं। और इतना कह करके सूबेदारनी रोने लगती है, मेरे भाग तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्तों पर खड़ा कर दिया था। इस इस ही इन दोनों को बचाना यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती। तो वो सूबेदारनी लहरा को बोलती है कि एक दिन जब दही वाली की दुकान के पास जो एक तांगे वाला का जो घोड़ा है वो बिगड़ गया था, और तुम जो है उठाकर मुझे तख्ते पर रख दिए थे और आप जो है घोड़े के लातों के नीचे आ गए थे, तो ठीक इसी तरह जो है मैं तुमसे भिक्षा मांगती हूँ कि मेरे पति और मेरे बेटे को तुम बचाना, उसका ध्यान रखना। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। और इतना कह करके रोती हुई सूबेदारनी, ओबरी का मतलब होता है घर के अंदर का जो कमरा होता है उसमें वो चली जाती है। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है, जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला कौन? कीरत सिंह। तो लहना का जो स्थिति अब बहुत खराब हो चुका है, और वो पानी जब जब वो वजीरा सिंह से पानी मांगता है तो वजीरा सिंह उसको पानी पिला देता है, और आधे घंटे तक लहना चुप, फिर उसके बाद बोलता है कौन? कीरत सिंह। भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस, अब के हार में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है, जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। तो लहना जब जब पानी मांगता है तो वजीरा उसको पानी पिला देता है और बोलता है कि अब की जो ये हार में, हार का मतलब आसार, कि अब का जो ये आसार का महीना, इसमें ये जो आम है हमारे आंगन में ये खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही बड़ा ये आम का पेड़ है, क्योंकि जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने इसको मैंने लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे, और वजीरा सिंह के भी आंख से आंसू निकल रहे थे। कुछ दिनों पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा। तो अखबारों में कुछ दिन के बाद लोगों ने क्या पढ़ा? फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिंह राइफल जमादार लहना सिंह। और कुछ दिन के बाद अखबारों में छपता है कि फ्रांस और बेल्जियम का जो युद्ध है उसमें 77 सिख राइफल जमादार, उसका क्या हो जाता है? मृत्यु, क्योंकि उसको 2 गोली लगा था, और वो
उसको वो जाना भी नहीं चाहता था, अपना घाव का पट्टी भी नहीं कराना चाहता था, जिसके कारण उसका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो ये था कहानी उसने कहा था। तो इस कहानी में बताया गया है कि लहना सिंह जो है ये इस कहानी का मुख्य पात्र है, और वो एक बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही बहादुर सैनिक है। वो अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान की परवाह करता है, उसका रक्षा करता है। तो ये था कहानी उसने कहा था। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी जरूर कर दें।